चलो बेटा ना, लास्ट क्लास में हम लोग सॉल्युबिलिटी के बारे में बात कर रहे थे। सॉल्युबिलिटी में कुछ लास्ट में नोट्स वगैरह आपको लिखा दिए थे। एक क्वेश्चन हमने लिख भी दिया था, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज सॉल्युबल? सिल्वर फ्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड और आयोडाइड वाला। अब उसके आगे बात करते हैं आज। सॉल्युबिलिटी के आगे जो अगला टॉपिक हमें डिस्कस करना है, दैट टॉपिक इज पोलराइजेशन। पोलराइजेशन की बात करें या फजांस रूल की बात करें हम लोग, ठीक है। देखिए, फजांस रूल अगर हम लोग समझने की कोशिश करें या पोलराइजेशन की अगर हम लोग बात करें तो होता क्या है पोलराइजेशन, बेसिकली वो समझ लेते हैं पहले। एक्चुअल में हम लोगों ने जब हेनी स्मिथ इक्वेशन पढ़ी थी पीरियोडिक टेबल में, उस टाइम पर आपको एक चीज बोली गई थी कि दुनिया का कोई भी कंपाउंड ना तो 100% आयनिक होता है, ना ही 100% कोवलेंट होता है। तो अगर कोई आयनिक कंपाउंड है, हम लोग क्योंकि आयनिक बॉन्ड्स के बारे में अभी पढ़ रहे हैं, तो जो आयनिक कंपाउंड होते हैं ना उसमें भी थोड़ा बहुत कोवलेंट कैरेक्टर होता है। अब वो कोवलेंट कैरेक्टर आता कैसे, एक बात बताइए। वो आयनिक बॉन्ड कैसे बना? इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से। जिसने इलेक्ट्रॉन दिया वो कैटायन बन गया और जिसने इलेक्ट्रॉन दिया वो एनायन बन गया। अब कैटायन और एनायन के बीच में जो बॉन्ड बना वो आयनिक बॉन्ड है। लेकिन अगर कुछ ऐसा हो कि कैटायन एनायन के इलेक्ट्रॉन को खींच पाए और वो इलेक्ट्रॉन कैटायन और एनायन के बीच में आ जाए, तो उसका मतलब क्या होगा? ऐसा दिखेगा देखने में कि कैटायन और एनायन के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की क्या हो रही है? शेयरिंग। और जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की शेयरिंग होगी, हम बोलेंगे उतना बढ़िया पोलराइजेशन हो रहा है या उतना ज्यादा पोलराइजेशन हो रहा है। और जितनी ज्यादा शेयरिंग होगी उतना ज्यादा पोलराइजेशन होगा, जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा उतना ही ज्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर उनके बीच में क्या हो रहा होगा? डेवलप। तो अब हम लोग इसको अगर डायग्राम से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें, पहले समझिएगा। मान लीजिए ये कैटायन है और मान लीजिए ये एनायन है। तो कैटायन जो है और एनायन जो है, इसमें कैटायन का साइज आप देख सकते हैं कैसा है बेटा? छोटा। और एनायन का साइज क्या है? बड़ा। याद करिए, हम लोगों ने अभी पिछले ही लेक्चर्स में पढ़ा था फेवरेबल कंडीशन फॉर आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन, जिसमें हम लोगों ने देखा था लो आईई एंड हाई ईए। कैटायन का आई कम, कैटायन का आई अगर कम होना चाहिए इसका मतलब उसका साइज ज्यादा होगा। इसका ठीक उल्टा होगा, वहां पर कैटायन बड़ा हो और एनायन छोटा हो तो अच्छा आयनिक बॉन्ड बनता है। और अगर कैटायन छोटा हो जाए और एनायन बड़ा हो जाए तो बेटा यहां पर आयनिक बॉन्ड कम बनेगा और कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा आएगा। कैसे आ रहा है देखिए, अगर इसका साइज छोटा है तो बताइए इसका जेड इफेक्टिव क्या होगा? ज्यादा। और इसका साइज बड़ा है तो इसका खुद के इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन या जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा? कम। अब इसको उठा के आप यहां रख दीजिए, बिल्कुल चिपका के रख दीजिए। अभी तो हमने दूर रखा है लेकिन इसको चिपका के देखिए। यहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन होगा ना, इस न्यूक्लियस से इसका इलेक्ट्रॉन दूर है, मतलब अपने इलेक्ट्रॉन पे इस न्यूक्लियस का होल्ड कम होगा। जैसे इसको इसके पास चिपकाया, इस न्यूक्लियस से ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा पास होगा, मतलब इसका इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर अट्रैक्शन क्या लगेगा? ज्यादा। अब होने क्या वाला है, ध्यान सुनना। पोलराइजेशन में दो बातें हम आपके सामने बोल रहा हूँ मैं। पोलराइजेशन में कोई एक, दोनों में से कोई एक ऐसा होगा जो पोलराइज कर रहा होगा और कोई एक ऐसा होगा जो पोलराइज हो रहा होगा। आपको समझ में आना चाहिए, पोलराइजेशन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचना है। बेटा इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। और नेगेटिव चार्ज को खींचने का काम नेगेटिव चार्ज करेगा या पॉजिटिव चार्ज का? पॉजिटिव। इसका मतलब ये है, क्लियर है कि हमेशा इलेक्ट्रॉन खींचने का काम कौन करेगा? कैटायन। और कैटायन किसके इलेक्ट्रॉन खींचेगा? एनायन के। तो कैटायन का जो खींचने का पावर होगा ये पोलराइज करेगा और ये पोलराइज होगा। कैटायन के पोलराइज करने के पावर को, टेंडेंसी को नाम दिया जाता है पोलराइजिंग पावर। मतलब कैटायन का पोलराइजिंग पावर जितना ज्यादा होगा ना, उतनी आसानी से ये सामने वाले के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और जितनी आसानी से खींचेगा उतना ज्यादा पोलराइजेशन होगा। या फिर एनायन को पोलराइज करना है या पोलराइज होना है? पोलराइज होना है। तो एनायन के पोलराइज हो जाने की एबिलिटी को या टेंडेंसी को बोला जाएगा पोलराइजेबिलिटी। और एनायन जितनी आसानी से पोलराइज हो रहा होगा, उसकी पोलराइज हो जाने की एबिलिटी जितनी ज्यादा होगी उतना बढ़िया पोलराइजेशन होगा। अब आप सोचिए, कैटायन का पोलराइजिंग पावर ज्यादा कब होगा? पहली बात, कैटायन को इलेक्ट्रॉन खींचना है तो क्या करेगा कैटायन? यहां पर ये जो एनायन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसको अपनी तरफ खींचेगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा तो एनायन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने शेल को छोड़कर बाहर आ गई और वो कोशिश करेगी कैटायन के अंदर एंटर करने की, लेकिन कैटायन के खुद के जो इलेक्ट्रॉन है ना, उसको आने नहीं देंगे। अब जब आने नहीं देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन ना घर का रहा ना घाट का रहा, बीच में आ गया। और बीच में आ गया तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि इसका, इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का दोनों के बीच में क्या हो रहा है? शेयरिंग। तो ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपको दिख रही है ना, इसको हम लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पर कैटायन और एनायन के बीच में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। बेटा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा होगा, पोलराइजेशन उसी को कहा जाता है कि पोलराइजेशन ज्यादा होगा। अब एक बात बताना,
कैटायन का पोलराइजिंग पावर ज्यादा जब होगा तो पोलराइजेशन अच्छा होगा, या एनायन की पोलराइज हो जाने की एबिलिटी अगर ज्यादा है तो भी पोलराइजेशन अच्छा होगा। मतलब ये ज्यादा हो चाहे ये ज्यादा हो तो ये ज्यादा होगा ही होगा। कैटायन के लिए लिख रहा हूं पोलराइजिंग पावर अगर ज्यादा है, या फिर एनायन के लिए लिख रहा हूं पोलराइजेबिलिटी ज्यादा है। ये दोनों बातें एक ही चीज को सपोर्ट करती हैं कि चाहे ये ज्यादा हो चाहे वो ज्यादा हो या दोनों ही ज्यादा हो तो पोलराइजेशन अच्छा होगा। और बेटा अगर पोलराइजेशन ज्यादा होगा इसका मतलब है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने का मतलब है कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा आएगा, और अगर कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा है तो आयनिक कैरेक्टर कम हो जाएगा, क्योंकि कोवैलेंट या आयनिक कैरेक्टर पूरा ओवरऑल 100% में से निकलेगा। तो अगर परसेंटेज वाइज कोवैलेंट का परसेंटेज बढ़ेगा तो आयनिक का परसेंटेज क्या हो जाएगा, कम। और सुनिए कैटायन का पोलराइजिंग पावर कब ज्यादा होगा, जब कैटायन का जेड इफेक्टिव ज्यादा हो। अब इसी जेड इफेक्टिव को आप चार्ज और साइज से कंपेयर करिए, क्योंकि हमने लैटिस एनर्जी में भी पढ़ा, हमने हाइड्रेशन एनर्जी में भी पढ़ा कि दो फैक्टर हमारे पास रहते हैं। पहला फैक्टर होता है चार्ज फैक्टर, दूसरा होता है साइज फैक्टर। ये बात बताइए कैटायन पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। तो जेड इफेक्टिव ज्यादा कब होगा, तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, बिकॉज जेड इफेक्टिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज। और अगर मैं साइज की बात करूं, रेडियस की बात करूं, तो बेटा जेड इफेक्टिव एंड रेडियस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और ये आपको डायग्राम से भी दिख रहा है कि कैटायन जितना छोटा होगा पोलराइजेशन उतना अच्छा हो रहा होगा। दूसरी बात, एनायन को पोलराइज हो जाना है, तो एनायन के पोलराइज हो जाने की एबिलिटी को क्या बोल रहे हैं बेटा, पोलराइजेबिलिटी। और एनायन आसानी से पोलराइज कब होगा, जब एनायन का खुद के इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन क्या होगा, कम। मतलब एनायन का जेड इफेक्टिव क्या होना चाहिए, कम। जेड इफेक्टिव कम होने के लिए इसको भी चार्ज से और इसको भी रेडियस या साइज से कंपेयर करिए, तो एनायन का जेड इफेक्टिव कम होने का मतलब है एनायन पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा होना चाहिए, बिकॉज जेड इफेक्टिव इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज। और बेटा जेड इफेक्टिव और साइज कैसे होते हैं, इनवर्स ही तो होते हैं। जिसका जेड इफेक्टिव कम होगा उसका साइज ज्यादा होगा। तो आप देख सकते हैं एनायन का साइज बड़ा होना चाहिए, कैटायन का साइज छोटा होना चाहिए, तो पोलराइजेशन अच्छा होगा। या फिर दोनों फैक्टर की बात कर लेता हूं, चार्ज और साइज की। ज्यादा पोलराइजेशन के लिए क्या बोल रहा हूं मैं, देखिए जब जब चार्ज बढ़ेगा, चाहे पॉजिटिव चार्ज बढ़े चाहे नेगेटिव चार्ज बढ़े, जब जब चार्ज बढ़ेगा पोलराइजेशन बढ़ेगा। और साइज के हिसाब से अगर बात करें तो अच्छे पोलराइजेशन के लिए कैटायन कैसा होना चाहिए, छोटा, और एनायन कैसा होना चाहिए, बड़ा। पहले काम करें, इस डायग्राम को रिप्रेजेंट करें, फिर डेफिनेशंस की बात करते हैं वन बाय वन। पोलराइजेशन, पोलराइजेशन पावर और पोलराइजेबिलिटी।
चले बेटा, है ना। अब ये डायग्राम जो आपके सामने बना हुआ है, इस डायग्राम के बाद अगर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं नेक्स्ट, तो इनमें टर्म्स जो आ रही है, ध्यान सुना। ये जो पोलराइजिंग पावर टर्म है बेटा, ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए इस्तेमाल की जाएगी? कैटायन के लिए। मान लीजिए कभी एग्जाम में आता है, कुछ कंपाउंड आपको दिए जाए और बोले इसमें से किसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा है, किसका पोलराइजिंग पावर कम है, और उसमें कैटायन भी एनायन भी, तो आपको खुद समझना पड़ेगा ये जो पोलराइजिंग पावर बोला, ये सिर्फ और सिर्फ किसकी बात कर रहा है बेटा? कैटायन की। और जब भी पोलराइजेबिलिटी की बात होगी तो आपको समझ जाना है वो टर्म किसके लिए यूज की जा रही है? एनायन। आइए डेफिनेशन की बात करते हैं। पोलराइजेशन क्या है, या पोलराइजिंग पावर, या पोलराइजेबिलिटी क्या होता है? पोलराइजेशन का मतलब क्या, आप देख सकते हैं, कैटायन का वो पावर या वो फिनोमिना जिसमें कैटायन एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्या करता है बेटा? डिस्टॉर्ट करता है, खराब करता है, उसके ओरिएंटेशन को बिगाड़ता है। इस फिनोमिना को क्या बोला जाता है बेटा? पोलराइजेशन। डेफिनेशन बोल रहा हूं पोलराइजेशन की, लिखिएगा। द फिनोमिना इन विच द फिनोमिना इन विच the phenomena in which cation distorts electron cloud of anion, the phenomena in which cation distorts electron cloud of anion। ठीक है, ये तो हो गई पोलराइजेशन की डेफिनेशन। सेकेंड टर्म पे आइए, पोलराइजिंग पावर। पोलराइजिंग पावर टर्म किसके लिए यूज होगी बेटा? कैटायंस के लिए। डेफिनेशन बोल रहा हूं, देखिएगा। द पावर ऑफ कैटायन to attract electron density of anion towards itself. The power of cation to attract electron density of anion towards itself. ठीक है, अब ये पोलराइजिंग पावर जो आपके सामने लिखा हुआ है, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए, इसके फैक्टर आपके सामने लिखे हुए हैं। पोलराइजिंग पावर जो है, या आयनिक पोटेंशियल भी बोला जाता है इसको, दोनों का मीनिंग सेम है। पोलराइजिंग पावर बोले या आयनिक पोटेंशियल बोले, इसको रिप्रेजेंट किससे करता है बेटा? फाई से। आयनिक पोटेंशियल टर्म आपके सामने पहले आ चुकी है जब हमने डायगोनल रिलेशनशिप की बात कर दी। तो डायगोनल रिलेशनशिप का मतलब हमने देखा था, चार्ज अपॉन साइज का रेशो बोला जाता था उसको। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आयनिक पोटेंशियल। उसी को क्या बोलते हैं बेटा? पोलराइजिंग पावर। ध्यान से देखिएगा, कैटायन का पोलराइजिंग पावर अगर ज्यादा होना है, उसके लिए कैटायन का चार्ज क्या होना पड़ेगा बेटा? ज्यादा। और कैटायन का साइज क्या होना पड़ेगा? कम। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं, पोलराइजिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज and polarizing power is inversely proportional to the size। वही यहां पर लिखा हुआ है, polarizing power directly proportional to charge and inversely proportional to size। नोट करें इसे, फिर आते हैं पोलराइजेबिलिटी और उसकी डेफिनेशन पे। चलो बेटा, पोलराइजेबिलिटी की डेफिनेशन पे आते हैं। पोलराइजेबिलिटी जो टर्म है, ये आपको बोला किसके लिए यूज होगा बेटा? एनायन के लिए। और एनायन के पोलराइज हो जाने की एबिलिटी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? पोलराइजेबिलिटी। डेफिनेशन लिखिएगा, द एबिलिटी ऑफ एनायन टू गेट पोलराइज्ड the ability of anion to get polarized। ठीक है, इसको हम लोग पोलराइजेबिलिटी बोलेंगे। अब इसके फैक्टर पे आइए, तो देखिए पोलराइजेबिलिटी, यहां से देखिएगा, यहां पर पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होने के लिए एनायन का चार्ज क्या होना चाहिए बेटा? ज्यादा। और एनायन का साइज भी क्या होना चाहिए? बड़ा। तो पोलराइजेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज, या फिर चार्ज ऑफ एनायन, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एनायन। मतलब ये और ये तीनों चीजें आपस में क्या आ जाएंगे बेटा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगी। मतलब नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा, साइज उतना बड़ा होगा, और एनायन का साइज जितना बड़ा होगा, उतनी आसानी से वो क्या हो जाएगा बेटा? पोलराइज हो जाएगा। नोट कर लीजिए फैक्टर को। आगे बढ़ते हैं, इसके ऑर्डर्स के ऊपर बात करते हैं, इंडिविजुअल फैक्टर्स की बात करते हैं।
चल बेटा, पोलराइजेबिलिटी की बात को समझने के बाद अब सुनिएगा ध्यान से। पोलराइजेबिलिटी के बाद अब हम लोग इसके ऑर्डर्स की बात करते हैं। ध्यान सुना, पोलराइजेबिलिटी में तीन फैक्टर्स काम आएंगे। पोलराइजेशन में बोल दो, पोलराइजेबिलिटी ना बोल के, पोलराइजेशन में तीन फैक्टर्स काम में आ रहे होंगे आपके। और वो तीन फैक्टर्स क्या क्या है? पहले फैक्टर तो बेटा चार्ज होगा, दूसरा फैक्टर आपको पता है साइज या रेडियस की बात हो जाएगी, तीसरा फैक्टर जो आप पढ़ेंगे वो एक रहेगा कॉन्फ़िगरेशन वाला फैक्टर। याद करिए, जब ऑक्टेट रूल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, उसके एक्सेप्शन पढ़े थे, वहां पर स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन और स्यूडो इनर्ट गैस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन की बात करी थी। उसका एक पूरा पैराग्राफ एनसीईआरटी के अंदर गिवन है और उसके ऊपर क्वेश्चन कभी भी पूछा जा सकता है, इसलिए उसको पढ़ना भी जरूरी है। ध्यान सुनिएगा, पहला फैक्टर जो हम लोग लगा रहे हैं वो कौन सा फैक्टर है बेटा? चार्ज। चार्ज फैक्टर की बात करें, अभी मैंने इस डायग्राम में एक लाइन बोली थी आपको, जब जब चार्ज बढ़ेगा, चाहे कैटायन का चार्ज बढ़े चाहे एनायन का चार्ज बढ़े, पोलराइजेशन बढ़ेगा। इसका मतलब सीधा सीधा लाइन बनेगा, जब जब चार्ज बढ़ेगा पोलराइजेशन बढ़ेगा। अब देखिए, चार्ज बढ़ने से पोलराइजेशन बढ़ेगा, तो आपसे एग्जाम में क्या क्या पूछा जा सकता है? कुछ कंपाउंड आपको दे देगा और बोलेगा इनमें पोलराइजेशन का ऑर्डर बनाइए, इनमें कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर बनाइए और इनमें आयनिक कैरेक्टर का ऑर्डर बनाइए। जो ऑर्डर पोलराइजेशन का होगा वही ऑर्डर कोवेलेंट कैरेक्टर का होगा और आयनिक कैरेक्टर का ऑर्डर उसका ठीक उल्टा होगा। आइए अप्लाई करते हैं। सबसे पहले आपको दिया सीआरओ, सीआर2, O3 और सीआरओ3 और आपको बोला पोलराइजेशन का ऑर्डर बनाइए। तो बेटे यहां पर आ रहा है +2, यहां पर आ रहा है +3, यहां पर आ रहा है +6। पहली बात, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसको देखिए, यहां पर आयन अलग है, जैसे सोडियम आ रहा है, मैग्नीशियम आ रहा है, एल्यूमिनियम आ रहा है, पर इसमें इसमें और इसमें एलिमेंट सेम होगा। क्रोमियम ऑक्सीजन है हर जगह, सल्फर और फ्लोरीन है हर जगह, टिन और क्लोरीन है सब जगह। इसका मतलब है यहां पर आपको 400 अलग नहीं मिलेगा, आपको बेसिकली ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करना होगा। और आप जानते हैं डी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं उनकी प्रॉपर्टी होती है, दे कैन शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो बेटा क्रोमियम की हमने यहाँ पर स्टेट निकालनी +2 +3 +6, या सल्फर की अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो स्टेट निकल जाएगा +2 +4 +6, या फिर सोडियम और मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम की चार्ज की बात करूं तो +1 +2 +3 आ जाएगा, और टिन और क्लोरीन की बात करूं तो +2 +4 आ जाएगा। अब देखिए, लेफ्ट टू राइट जाने पर सीधी सी बात है, जब जब चार्ज बढ़ेगा पोलराइजेशन बढ़ेगा। इसका मतलब है यहां से यहां जाने पर पोलराइजेशन बढ़ रहा है, अगर पोलराइजेशन बढ़ेगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा और आयनिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा? कम। जब जब चार्ज बढ़ेगा पोलराइजेशन बढ़ेगा, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, आयनिक कैरेक्टर कम हो जाएगा। जब जब चार्ज बढ़ रहा है पोलराइजेशन बढ़ेगा, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, आयनिक कैरेक्टर कम। और यहां पर भी चार्ज बढ़ रहा है, पोलराइजेशन ज्यादा होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, आयनिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा? कम। इसका एक और एग्जाम्पल हम लोग यहां पर ले लेते हैं। मान लीजिए आपको एग्जाम्पल बोला गया NaCl, Na2S और Na3P, और आपको बोला इसके अंदर पोलराइजेशन का ऑर्डर बनाइए, कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर बनाइए और आयनिक कैरेक्टर का ऑर्डर बनाइए। तो बेटा सबसे पहली बात आपको क्या देखना है? पहला फैक्टर चार्ज। तो इसमें +1 -1 है, +1 -2 है, +1 -3। चार्ज जब आप देखेंगे तो आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड देखना है, साइन वाइन से कोई मतलब नहीं है। क्या लेफ्ट टू राइट जाने पर 1 2 3 चार्ज बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है? बेटा बढ़ रहा है। चाहे केटायन का चार्ज बढ़े चाहे एनायन का चार्ज बढ़े, जब जब चार्ज बढ़ेगा पोलराइजेशन बढ़ेगा, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा और आयनिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसके अलावा है ना, ये काम करें, इसको आप नोट करिए, आते हैं सेकंड फैक्टर की तरफ। जब तक
यहां पर अगर हम लोग बात करें फर्स्ट फैक्टर की बात, तो सेकंड फैक्टर पे आते हैं। सेकंड फैक्टर आपके सामने लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ध्यान सुना, पोलराइजेशन की जब बात की जाती है तो पोलराइजेशन में मैंने आपको बोला 3 फैक्टर काम में आते हैं। 3 फैक्टर में सबसे पहला फैक्टर जो आपके काम में आएगा वो क्या होगा? चार्ज। एक फैक्टर जो आएगा वो आएगा साइज या रेडियस, और बीच में एक फैक्टर काम में आता है जिस फैक्टर को बोला जाता है बेटा डीपीएस फैक्टर, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन वाला फैक्टर। मेनली एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे आपको वो चार्ज और साइज के ऊपर ही आएंगे, लेकिन हमें पता होना चाहिए एक और फैक्टर होता है बीच में जिसको बोलते हैं डीपीएस फैक्टर। अभी ये डीपीएस फैक्टर का मतलब क्या वो समझिए। मान लीजिए आपको सपोज ये क्वेश्चन दिया गया एग्जांपल 1 जो आपके सामने, NaCl CuCl, आपको बोला इसमें पोलराइजेशन का ऑर्डर बनाना है या कोवेलेंट या आयनिक कैरेक्टर का ऑर्डर बनाना है। सबसे पहला फैक्टर आपने क्या चेक किया? चार्ज। चार्ज आ गया सेम, चार्ज फैक्टर नहीं लगा। अब चार्ज फैक्टर नहीं लगा तो आपको सेकंड नंबर पे कौन सा फैक्टर देखना है बेटा? डीपीएस फैक्टर देखना है। डीपीएस फैक्टर क्या बोलता है कि जो दो कंपाउंड आपको दिए गए हैं उनमें से यदि एक कंपाउंड का केटायन डी ब्लॉक का हो, केटायन के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर, एक कंपाउंड का केटायन डी ब्लॉक का हो और एक कंपाउंड का केटायन एस ब्लॉक का हो। अब देखिए यहां पर एक कंपाउंड का केटायन डी ब्लॉक का, एक कंपाउंड का केटायन एस ब्लॉक का है, तो आप उस क्वेश्चन को किससे सॉल्व करेंगे? डीपीएस से सॉल्व करेंगे। पी ब्लॉक का केटायन आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। पी इतना ज्यादा वैलिड नहीं होता इस क्वेश्चन में, लेकिन इस जब भी ऐसा क्वेश्चन बनाएगा इस फैक्टर का बनाएगा तो आपको जो कंपाउंड दिया होगा उसमें डी का और एस का केटायन डेफिनेटली आपको गिवन होगा। हो सकता है पी दे दे, हो सकता है पी ना भी दे, तो आपको इस तरह से पहचानना होता है। अब इसमें जब हम पहचानेंगे कि हमने ये तो पता लगा लिया कि डीपीएस फैक्टर लगाना है, उसको अभी देखते भी है, तो आप डीपीएस फैक्टर में क्या कर रहे होंगे वो समझिए। ये एनसीईआरटी का पैराग्राफ है। तो आप देखिए हम यहाँ पर केटायन के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, मतलब पोलराइजिंग पावर की बात कर रहे हैं। और सोचिएगा केटायन और एनायन में से केटायन का पोलराइजिंग पावर जितना ज्यादा होगा पोलराइजेशन उतना अच्छा होगा। क्या पोलराइजिंग पावर को मैं जेड इफेक्टिव के माध्यम से मतलब उसके हिसाब से समझा सकता हूं आपको? यस, क्योंकि जेड इफेक्टिव केटायन का जितना ज्यादा होगा उतना बढ़िया पोलराइजिंग पावर होगा। तो इसका मतलब आप समझ लिया, अभी पोलराइजिंग पावर को हम थोड़ा सा जेड इफेक्टिव से समझ लेते हैं। अब एक बात बताइएगा, 3 तरह के केटायन आपके सामने लिखे हुए हैं। 18 इलेक्ट्रॉन केटायन, इसका मतलब वो केटायन जिनके आउटर मोस्ट शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स हो उनको हम लोग बोल रहे हैं 18 इलेक्ट्रॉन केटायन, या फिर उसको क्या बोला जा रहा है बेटा? स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। 18+2 इलेक्ट्रॉन केटायन मतलब ऐसे केटायन जिनके n-1 शेल में 18 इलेक्ट्रॉन है और जिनके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसको बोला जाएगा 18+2 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। और ऐसे केटायन जिनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन है, मतलब उनका ये कॉन्फ़िगरेशन होगा। अब प्रॉब्लम क्या आएगी बेटा एग्जाम में? ध्यान सुनिएगा, जब हम, वैसे तो इसका कायदा क्या बोलता है कि जब आपका चार्ज फैक्टर फेल हो जाए तो आपको हर केटायन का कॉन्फ़िगरेशन निकाल के देखना होता है। कॉन्फ़िगरेशन निकालिए और चेक करिए कौन 18 वाला है, कौन 18+2 वाला है और कौन 8 वाला है। और इसमें जो पोलराइजेशन का ऑर्डर देखा जाता है वो ये देखा जाता है। क्यों देखते हैं उसका कारण अभी बताता हूं। ये ऑर्डर देखा जाता है, पर आप खुद सोचिए एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप सबकी कॉन्फ़िगरेशन लिख पाए, क्योंकि ये तो अभी एक ऑप्शन देखा आपने, हो सकता है अगले ऑप्शन में कुछ और केटायन दिए हो, कुछ और केटायन दिए हो। अगर केटायन सब में सेम है तो फिर भी फिजिबल है एक बात, लेकिन अगर सबके केटायन ही अलग अलग दिए, चारों ऑप्शन में अलग अलग केटायन के ऑर्डर बनाते तो आप यही करते रह जाओगे, कॉन्फ़िगरेशन निकालते रह जाओगे। इसीलिए हम लोग बार बार कॉन्फ़िगरेशन नहीं निकालेंगे। एक शॉर्टकट आपको बताया जा रहा है, जुगाड़ आपको बताया जा रहा है कि जनरली जो 18 इलेक्ट्रॉन वाले केटायन ऐसे क्वेश्चन में आपको देगा वो केटायन कौन से ब्लॉक का होगा बेटा? डी ब्लॉक। जरूरी नहीं कि डी हो, हमेशा पी का भी बन सकता है ये कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन जब ऐसा क्वेश्चन बनाता है तो हमेशा डी ब्लॉक का ही केटायन आपको दिया जाएगा। 18+2 कॉन्फ़िगरेशन किसके साथ मिलेगी बेटा? पी के साथ। और 8 इलेक्ट्रॉन जनरली आपको किसके साथ देखने को मिलेगा? एस के साथ। मतलब जो पोलराइजिंग पावर का ऑर्डर बनेगा, डी का पोलराइजिंग पावर सबसे ज्यादा, पी का उससे कम, एस का उससे कम, तो डीपीएस इसको हमने बोला। अब ऐसा क्यों बोला उसका कारण समझिए बेटा। 18 के लिए ये होना चाहिए, 18+2 के लिए ये होना चाहिए, 8 के लिए ये होना चाहिए। अब सुनिएगा, क्या शील्डिंग और जेड इफेक्टिव जब पीरियोडिक टेबल में पढ़ा था तो हमने ये बोला था कि एस और पी के इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग स्ट्रांग होती है और डी और एफ की शील्डिंग पुअर होती है। क्या इसके पास पुअर शील्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन है या नहीं है? है। इसके पास पुअर शील्डिंग वाला इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका मतलब है इसकी शील्डिंग सबसे स्ट्रांग है और इनकी शील्डिंग कंपैरेटिवली पुअर है। जिसकी शील्डिंग स्ट्रांग होगी उसका जेड इफेक्टिव सबसे कम होगा। तो देखो तीनों में से जेड इफेक्टिव में सबसे कम या पोलराइजिंग पावर में सबसे पीछे कौन चला गया? ये चला गया, इसको भूल जाइए। अब आते हैं इन दोनों पे बात करते हैं। इसमें भी पुअर शील्डिंग के इलेक्ट्रॉन है
और इसमें भी पुअर शील्डिंग के इलेक्ट्रॉन है। तो दोनों की शील्डिंग पुअर है, लेकिन एक बात समझिएगा, इसके पास जो पुअर शील्डिंग के 10 इलेक्ट्रॉन है, उसके के 10 इलेक्ट्रॉन थे, उसके बाद उसको कंपनसेट करने के लिए, कुछ हद तक कंपनसेट करने के लिए एस के इलेक्ट्रॉन, स्ट्रॉन्ग शील्डिंग के इलेक्ट्रॉन आ गए। तो बेटा इसकी पुअर शील्डिंग तो थोड़ी सी कंपनसेट होगी, मतलब ये लेस पुअर शील्डिंग दिखा रहा है और ये मोर पुअर शील्डिंग दिखा रहा है, मतलब इसकी शील्डिंग सबसे पुअर है। जिसकी शील्डिंग सबसे पुअर है उसका जेड इफेक्टिव सबसे ज्यादा है, इसका जेड इफेक्टिव थोड़ा सा कम है और इसका जेड इफेक्टिव सबसे कम है, और इसीलिए इन दोनों का जो ऑर्डर बनेगा वो ऐसा ऑर्डर बन जाएगा। तो ये आपके सामने शील्डिंग का ऑर्डर लिखा हुआ है, या फिर हम बोल देते हैं इनका पोलराइजिंग पावर का ऑर्डर लिखा हुआ है कि डी का पोलराइजिंग पावर सबसे ज्यादा, या 18 वालों का पोलराइजिंग पावर सबसे ज्यादा, 18 प्लस 2 का उससे कम, 8 का उससे कम, या डीपीएस शॉर्ट में आप याद रखें। आइए इसको अप्लाई करते हैं। NaCl आपको दिया गया और NaCl और CuCl में आपको बोला आप पोलराइजिंग पावर का ऑर्डर बनाइए। पहला फैक्टर आपने लगाया चार्ज, पहला फैक्टर लगाया चार्ज, और पहला फैक्टर यहां भी आपने क्या लगाया बेटा, चार्ज। चार्ज फैक्टर सेम हो गया, चार्ज के बाद क्या लगाएंगे, डीपीएस। अब देखिए एक का कैटायन एस का, एक का डी का, एक का एस का, एक का डी का, एक का एस का, एक का डी का, बीच में पी आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, चलेगा। डीपीएस के हिसाब से डी वालों का पोलराइजेशन ज्यादा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, आयनिक कैरेक्टर कम। डी का पोलराइजिंग पावर ज्यादा, पोलराइजेशन ज्यादा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, आयनिक कैरेक्टर कम। और डीपीएस के हिसाब से पोलराइजेशन ज्यादा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा और आयनिक कैरेक्टर कम। ये ऑर्डर बन के आ जाएगा। नोट करिए इसे, आगे बढ़ते हैं थर्ड फैक्टर साइज की तरफ।
चलिए बेटा ना यहाँ पर ध्यान देंगे। सबसे पहले अभी हम लोगों ने यहाँ पर दो फैक्टर्स के ऊपर बात करी। पहला फैक्टर हम लोगों ने पढ़ा चार्ज और दूसरा फैक्टर हम लोगों ने पढ़ा हुआ है डीपीएस या कॉन्फ़िगरेशन वाला। तीसरे फैक्टर पे आते हैं, साइज फैक्टर पे आते हैं। साइज फैक्टर क्या बोलता है ध्यान दीजिएगा। हमने जो डायग्राम बनाया था पोलराइजेशन के टाइम पे, उसमें मैंने आपको बोलता केटायन का साइज कैसा था बेटा, छोटा, और एनायन का साइज कैसा था, बड़ा। केटायन का साइज ध्यान से देखिएगा, केटायन का साइज जितना कम होगा पोलराइजेशन उतना ज्यादा होगा, और एनायन का साइज जितना ज्यादा होगा पोलराइजेशन उतना ज्यादा होगा। आइए अप्लाई करते हैं इसे। 6 एग्जांपल आपके सामने लिखे हुए, ZNO, ZNS, PBO, PBS, HGO, HGS। ये तीनों तो एक ही पैटर्न के एग्जांपल है, तो एक समझा दे रहा हूं, दूसरा तीसरा वैसे ही होगा। सबसे पहले आपने क्या देखा बेटा, चार्ज सेम है, डीपीएस लगाने की बारी आई, केटायन ही सेम है, केटायन सेम है तो ब्लॉक ही सेम हो गया, ब्लॉक सेम हो गया तो डीपीएस नहीं लगेगा। अब डीपीएस नहीं लगा तो फिर आप साइज पे गए। अब साइज में ये बात आती है कि केटायन का साइज देखे या एनायन का देखे, तो दोनों में से कोई एक चीज कॉमन होगी जनरली। अब देखिए यहाँ पर केटायन कॉमन है, तो केटायन का साइज देखने से कोई फायदा नहीं होने वाला, आपको एनायन का साइज देखना पड़ेगा। और अच्छे पोलराइजेशन के लिए एनायन बड़ा होना चाहिए। ऑक्साइड सल्फाइड में से बड़ा कौन है बेटा, सल्फाइड। जितना बड़ा एनायन उतना ज्यादा पोलराइजेशन, उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर और उतना ही कम आयनिक कैरेक्टर आ जाएगा। आइए यहां पर चार्ज देखिएगा, चार्ज सेम है, चार्ज सेम है, चार्ज सेम है, चार्ज सेम है तो डीपीएस की बात आती है, केटायन ही सेम है, डीपीएस नहीं लगेगा, केटायन ही सेम है, डीपीएस नहीं लगेगा, केटायन अलग है लेकिन ब्लॉक सेम है तो डीपीएस नहीं लगेगा। सारे केटायन एस ब्लॉक के हैं, एक डी का होता एक एस का होता तो डीपीएस लगा पाता, तो इनमें डीपीएस नहीं लगने वाला। अब अगर डीपीएस भी नहीं लग रहा, चार्ज भी नहीं लग रहा, तो साइज पे जाएंगे, साइज केटायन या एनायन, तो बेटा इसमें केटायन कॉमन है, केटायन कॉमन है, तो एनायन के साइज से देखोगे, एनायन जितना बड़ा होगा पोलराइजेशन उतना ज्यादा होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा, आयनिक कैरेक्टर उतना कम, पोलराइजेशन ज्यादा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, आयनिक कैरेक्टर कम। इस वाले केस पे आइए, यहां एनायन कॉमन दिया है, केटायन अलग है, और अच्छे पोलराइजेशन के लिए केटायन छोटा होना चाहिए। जितना छोटा केटायन उतना ज्यादा पोलराइजेशन, उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर और उतना कम आयनिक कैरेक्टर। फिर आते हैं अगले केस पे। एक एक्सेप्शन आपके सामने लिखा है, ये सिर्फ ये बताने के लिए लिखा है कि इसके भी एक्सेप्शन होते हैं, ठीक है, बस इसलिए लिखा है, हो जाए कर लेना, नहीं तो कोई ज्यादा जरूरी नहीं है। बस यहाँ एक बात समझनी है आपको, थोड़ा सा मैं पीछे टॉपिक पे ले जा रहा हूं आपको। याद करिए जब हमने स्लेटर्स रूल पढ़ा था, तो स्लेटर रूल में हमने बोला था कि डाउन द ग्रुप जेड इफेक्टिव का रोल नहीं होता, क्योंकि जेड इफेक्टिव क्या होता है, कांस्टेंट। वो हमने किसके लिए लिखा था, एस ब्लॉक। अभी हम कौन सा ब्लॉक देख रहे हैं, डी ब्लॉक। डी ब्लॉक में ध्यान रखिएगा, डी ब्लॉक में डाउन द ग्रुप जाने पर जेड इफेक्टिव बढ़ता है, रेगुलरली बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, क्योंकि यहां तो कॉन्ट्रैक्शन लगता ही है, लेकिन यहां से यहां से यहां भी जेड इफेक्टिव बढ़ रहा होता है। क्यों बढ़ रहा होता है, क्योंकि जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हो 3D से 4D, 4D से 5D, डी के इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, डी के इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं। यहां से यहां जाने पर डी के साथ साथ एफ के इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहे हैं, और डी और एफ के इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो उनकी शील्डिंग पुअर होती है, और शील्डिंग कम होगी तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा। तो डी ब्लॉक में डाउन द ग्रुप जाने पर रेगुलरली जेड इफेक्टिव बढ़ता है। ये बात आपको बस पता होनी चाहिए, ये है ना, इंपॉर्टेंट है। आगे भी डी ब्लॉक जब पढ़ेंगे तब बोलूंगा ये बात, ध्यान सुनिए। अब इसको अगर हम लोग इससे सॉल्व करते हैं जो अभी हमने पढ़ा, तो उसके हिसाब से क्या बनता है, पहला फैक्टर चार्ज देखोगे, चार्ज तो क्या आ गया सेम, +2 -1 +2 -1 +2 -1, चार्ज सेम हो गया तो क्या लगाओगे, डीपीएस लगाओगे। सो रहा है क्लास में है, चौथी क्लास। हाँ मैं 1-2 ही प्रेफर करता हूँ, तो क्या, वो तो वैसे भी सोते रहता है हर लेक्चर में, इसकी आंखें ऐसी ही होती रहती है हर बार। बेटा क्या है, रात में पढ़ाई ज्यादा करते हो है, अब पढ़ाई ज्यादा करता है क्या तू, मेरे को हमेशा ही ऐसे ही दिखता है तू, इसलिए पूछ रहा हूँ, कोई दिक्कत है क्या, पढ़ाई करता है क्या रात में, कितनी बजे तक पढ़ता है, सुबह, उसको तो बोलने दे, वकील है तो उसका बोलने दे, साथ में रहते दोनों है, बगल में आए, 1 मिनट माइक बंद करके फिर मैं सुना सकता हूँ, बढ़िया, और बढ़िया ही सुनाऊंगा मैं। हाँ बोल, क्या बोल रहा था, अच्छा बोल, कितने बजे तक पढ़ता है, 6 बजे तक, फिर क्या करता है, फिर सोता है, फिर उठता कितने बजे, 6 घंटे सोता है तू,
बस खत्म हो जाएगा बेटा कुछ दिन में। हाँ वाकई बोल रहा हूँ, पूरी नींद निकालो, है ना। अब तू वहां पढ़ता है, यहाँ के 16 क्लास पे, क्या मतलब निकलेगा ऐसा पढ़ने से? कोई फायदा नहीं होगा बेटा। है 10 घंटे सो, क्या दिक्कत है? 4 घंटे में पढ़ लो जो पढ़ना है, 6 घंटे में वैसे क्या पढ़ लेते हो? है कि नहीं? पढ़ने का कोई टाइम थोड़ी होता, कितनी देर पढ़ना है, पढ़ने से कुछ नहीं होता, जितना पढ़ना है उतना जितनी देर में पढ़ लिया जाए बस वो टाइम होता है। ऐसे थोड़ी कि 8 घंटे पढ़ने ही है, लॉजिक वॉजिक खराब ही है ना। जितनी देर में हो जाए वो अपने दिमाग पे निर्भर करता है। अब 12 घंटे भी नहीं पढ़ पा रहे, कोई 2 घंटे में पढ़ लेता, तो 2 घंटे काफी है 12 घंटे से उसमें। नींद पूरी लो बेटा, है ना, नींद प्रॉपर लो, कम से कम 7 से 8 घंटे सो, 7 तो सो कम से कम। नहीं तो ये यहाँ पर जो चल रहा है उसके सो, अब घर पे जाके ये पढ़ने के लिए तेरे को डबल मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि तू लिख तो ले रहा है, समझ तो घर पे जाके समझेगा तू। क्या मतलब निकले बेटा, है ना। नींद 1 घंटे एक्स्ट्रा ले ले तो यहाँ क्लास में तो बहुत बार देखा मैंने तेरे को, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, बहुत बार देखा मैंने तेरे को। ऑनलाइन वाले भी उठ गए होंगे अब तो, है ना। तो नींद पूरी लो बेटा, नींद से, है ना, नींद में, नहीं तो यहाँ बैठे हो नींद में बैठे हो, यहाँ सो रहे हो, क्या मतलब है उससे? घर पे सो आराम से। अब बोले एसी में नींद अच्छी आती सर, तो फीस इसीलिए भरी थी मैंने तो। ठीक है, पढ़ता अगले साल लूंगा मैं, अभी तो नोट्स बना रहा हूँ इस साल। चलो आइए, यहाँ पर डिस्कशन कर रहे थे, मैंने आपको बोला ZNCD-HG की बात कर रहे थे। अगर हम इसको इस कॉन्सेप्ट से सॉल्व करें तो पहली बात क्या है, चार्ज तो क्या हो गया, सेम, चार्ज सेम हो गया, तो चार्ज के बाद दूसरा फैक्टर क्या देखना होता है, डीपीएस। तो बेटा डीपीएस फैक्टर इसमें लगेगा नहीं, क्योंकि सारे के सारे कैटायन किसके, डी ब्लॉक की। डीपीएस भी नहीं लग रहा, अब आप क्या देखोगे, साइज। एनायन इस बार कॉमन है बेटा, तो आपको कैटायन का साइज देखना पड़ेगा, और कैटायन छोटा है, ये छोटा है ना। ZNCD-HG में बात करें तो नीचे जाने पर साइज बढ़ता है, इससे इसका साइज बढ़ा और इन दोनों का साइज बराबर, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। तो जितना छोटा कैटायन उतना बढ़िया पोलराइजेशन होना चाहिए, मतलब पोलराइजेशन का ऑर्डर ऐसा होना चाहिए था, जब इसका पोलराइजेशन का ऑर्डर ऐसा मिल रहा होता। क्यों मिल रहा होता है, कारण अभी आपको मैंने बताया, नीचे जाने पर Z इफेक्टिव बढ़ रहा होता है। तो कहने के लिए ये जो हमने पढ़ा उसके हिसाब से ये एक्सेप्शन है, लेकिन कायदे से कोई एक्सेप्शन नहीं है। पोलराइजेशन बढ़ेगा, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, आयनिक कैरेक्टर कम हो जाएगा, याद हो जाए, कर लेना, वरना कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन नहीं है। इसका एक और पॉइंट हमने पढ़ा था EN में, एप्लीकेशन EN में ग्रुप के ऑर्डर्स लिखाए थे आपको, उस टाइम पे भी ZNCD-HG का ऑर्डर लिखाया था कि डाउन द ग्रुप जाने पर EN लगातार बढ़ता है। अब आप खुद सोचिए, अगर EN लगातार बढ़ रहा है तो EN क्या होता है, सामने वाले के इलेक्ट्रॉन को खींचने का पावर को तो EN बोला जाता था। तो HG का अगर EN ज्यादा है तो सामने वाले के इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेगा, जितने ज्यादा खींचेगा उतना ज्यादा क्या होगा, पोलराइजेशन, वैसे भी समझ सकते हो, ठीक है। अल्टीमेटली अभी जो हम पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से एक्सेप्शन माना जाएगा। आइए इस ऑर्डर को समझने के बाद आते हैं अगले पॉइंट पर, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ पोलराइजेशन। ध्यान सुन लीजिए इसको भी, तो लिखते रहना इसको। एप्लीकेशन ऑफ पोलराइजेशन में 5-6 एप्लीकेशंस पढ़ने हमको, उनमें से पहला एप्लीकेशन आता है बेटा सॉल्युबिलिटी। ध्यान सुनना, कल मैंने आपको एक बात बोली थी सॉल्युबिलिटी में, कि सॉल्युबिलिटी में 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एस ब्लॉक के सॉल्ट दिए जाते हैं और पी और डी ब्लॉक के सॉल्ट दिए जाते हैं। जब एस ब्लॉक का सॉल्ट देगा, एस ब्लॉक का सॉल्ट मतलब केटायन एस ब्लॉक का हो, ऐसे कंपाउंड आए तो उसमें आपको सॉल्युबिलिटी को लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी से सॉल्व करना होता है। लेकिन अगर केटायन डी ब्लॉक का हो या केटायन पी ब्लॉक का हो, ऐसे क्वेश्चन में आपको लैटिस हाइड्रेशन से सॉल्व ना करके पोलराइजेशन से सॉल्व करना होता। पोलराइजेशन से कैसे सॉल्व करें वो समझना हम लोग देखिएगा। कल आपको सॉल्युबिलिटी में लाइक डिसॉल्व लाइक की 3 लाइनें लिखाई गई थी, उसमें मैंने बोला था आयनिक कंपाउंड्स के लिए बेस्ट सुटेबल सॉल्वेंट कौन होता है, वाटर। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि वाटर में सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी किसकी होगी, जिसका आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। और अगर आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होना है तो कोवेलेंट कैरेक्टर कम होना पड़ेगा, और कोवेलेंट कैरेक्टर कम होना है तो पोलराइजेशन भी कम होना पड़ेगा। तो अगर पोलराइजेशन से सॉल्युबिलिटी को देखना है तो हम ऐसा बोल सकते हैं जिसका पोलराइजेशन ज्यादा होगा उसकी वाटर में सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, क्योंकि पोलराइजेशन कम होने से आयनिक ज्यादा हो जाएगा। ये सारी बातें आ जाती। दूसरी बात, आयनिक कंपाउंड के अलावा हमने लिखा था पोलर कोवेलेंट कंपाउंड which are less polar are dissolved in acetone, chloroform, and non-polar covalent compound are dissolved in benzene, carbon tetrachloride। मतलब कोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं उनको डिसॉल्व किया था हमने ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में।
और वही जो दो लाइनें वहां लिखी थी उसके हिसाब से अगर हम लोग देखें तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, वाटर में तो आयनिक कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में बेटा कोवेलेंट कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी ज्यादा हो गया, तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा चाहिए, पोलराइजेशन ज्यादा होना चाहिए। तो ये बात है। लेकिन जब आपको कुछ भी ना दिया जाए तो मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं, बाय डिफॉल्ट हमारा जो सॉल्वेंट होगा वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट होगा, और वो कौन होगा? वाटर। जब तक कुछ ना बोले सॉल्वेंट के बारे में तो आपको वाटर मान के ही सॉल्व करना है। आइए इसको अप्लाई करते हैं। आपको बोला एजीएफ, एजीसीएल, एजीबीआर, एजीआई, और बोला इसमें सॉल्युबिलिटी निकालिए। अब सॉल्युबिलिटी निकालने को बोला, मतलब कौन सा सॉल्वेंट लेके चल रहा हूं? वाटर। पहला काम आपको क्या निकालना है? पोलराइजेशन से सॉल्व करना है। तो इसमें पोलराइजेशन का ऑर्डर पहचानने की कोशिश करें। बेटा पोलराइजेशन का पहला फैक्टर क्या है? चार्ज। चार्ज सेम है, चार्ज सेम। चार्ज सेम है तो डीपीएस पे जाते हैं। केटायन ही सेम है, केटायन ही सेम है, डीपीएस पे लगेगा। आइए, केटायन सेम है तो एनायन से सॉल्व करना पड़ेगा। एनायन बड़ा है, एनायन बड़ा है, जितना बड़ा एनायन होगा उतना बढ़िया पोलराइजेशन होगा। इधर से इधर आने पर पोलराइजेशन बढ़ रहा है, पोलराइजेशन बढ़ रहा है तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है तो आयनिक कैरेक्टर, तो इधर से इधर आने पे आयनिक कैरेक्टर कम हो रहा है, और आयनिक कैरेक्टर कम हो रहा है तो पानी में सॉल्युबिलिटी भी कम हो जाएगी, क्योंकि जो ज्यादा आयनिक होता है वो पानी में ज्यादा सॉल्युबल होता है। याद करिए, क्यों आज होगा प्रभात सीबीआई, आज का सीबीआई इनसॉल्युबल था, पीबी का प्रभात का सीबीआई इनसॉल्युबल था, इनके फ्लोराइड सॉल्युबल थे। वो बात भी यहां से आपको समझ में आ जानी चाहिए। नोट करें इसे, आगे बढ़ते हैं। सेकंड एप्लीकेशन, ये तो लिख लिया सबने, ये और साइज, ये नहीं लिखा? छाप लो फटाफट।
मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो बहुत ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, है ना। मैं पहले आपको कुछ जनरल बातें समझा रहा हूं इस तरह। मेल्टिंग पॉइंट में आप एक बात समझते हैं, अभी हम लोग कंपाउंड्स के मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो मेल्ट करने में क्या होता है, आप किसी चीज को सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। तो यहां पर जरूरत पड़ेगी सॉलिड स्टेट चैप्टर की, जो आपने पढ़ा हुआ है। सॉलिड स्टेट चैप्टर में आप 4 तरह के सॉलिड्स पढ़ते हैं, कोवेलेंट सॉलिड, आयनिक सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड और मेटालिक सॉलिड। मेटालिक सॉलिड को साइड कर दीजिए क्योंकि वो एलिमेंट की बात करता है, हम यहां पर कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं। तो कंपाउंड्स में 3 तरह के सॉलिड बनेंगे, एक तो कोवेलेंट सॉलिड जिसको नेटवर्क सॉलिड भी बोलते हैं, एक आयनिक सॉलिड और एक मॉलिक्यूलर सॉलिड। आयनिक सॉलिड तो नाम से समझ में आ जाता है, ऐसे सॉलिड जिनमें आयनिक बॉन्ड है उसको हमने क्या बोल दिया, आयनिक सॉलिड। इसमें और इसमें क्या अंतर होता है ये बता दो, ये डिफरेंस पता होना जरूरी है। जब दो मॉलिक्यूल के बीच में, मॉलिक्यूल के अंदर तो कोवेलेंट बॉन्ड है, मॉलिक्यूल के अंदर तो कोवेलेंट बॉन्ड है, लेकिन दो मॉलिक्यूल के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड हो उसे क्या बोलते हैं बेटा, नेटवर्क सॉलिड। जैसे याद करिए SiO2 का स्ट्रक्चर हमने बनाया, तो एक SiO2 में सिलिकॉन से 4 ऑक्सीजन तो जुड़े थे, अगले SiO2 में भी सिलिकॉन से 4 ऑक्सीजन जुड़े थे, लेकिन ये दोनों भी आपस में कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए थे। डायमंड याद करिए, डायमंड में एक कार्बन 4 कार्बन से कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा होता है, अगला जो डायमंड का पार्ट होगा उसमें भी तो एक कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा होगा। तो अंदर तो कोवेलेंट बॉन्ड है, अंदर तो कोवेलेंट बॉन्ड है, लेकिन इन दोनों के बीच में भी कोवेलेंट बॉन्ड है। ऐसे सॉलिड को क्या बोलते हैं बेटा, नेटवर्क सॉलिड या फिर नेटवर्क कोवेलेंट सॉलिड या जायंट सॉलिड, ऐसा कुछ भी नाम दिया जा सकता है। जबकि अगर ऐसा मॉलिक्यूल दिया CO2, तो इसके अंदर तो कोवेलेंट बॉन्ड है, ऐसा दिया CO2, इसके अंदर भी कोवेलेंट बॉन्ड है, इनके इनके बीच में तो वीक फोर्स है, वीक फोर्स है, वीक फोर्स है। तो ऐसा कोई केस आ जाए, इनको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब ध्यान सुनना, मॉलिक्यूलर सॉलिड में तो वीक फोर्स है। याद करिए मेल्टिंग पॉइंट या फिजिकल स्टेट की जब मैं बात करूं, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब बल्क प्रॉपर्टीज होती है बेटा। कैसी प्रॉपर्टीज है, बल्क। इसमें एक मॉलिक्यूल का खेल है ही नहीं, इसमें मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के इंटरेक्शन का खेल है। और हो क्या रहा है, ये मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल का इंटरेक्शन सबसे वीक, ये मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल का इंटरेक्शन सबसे वीक है, इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होगा। इन दोनों में कंपेयर करिए, आयनिक में इंटरेक्शन तो पावरफुल होता है, लेकिन इनका नेटवर्क स्ट्रक्चर नहीं होता है, ये स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं जाके खत्म हो जाता है, जबकि इसमें नेटवर्क स्ट्रक्चर है बेटा। मतलब वो स्ट्रक्चर खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, और अगर स्ट्रक्चर खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा तो बेटा उसको तोड़ने के लिए, मेल्ट करने के लिए, उसके सारे बॉन्ड तोड़ने के लिए टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होगा। इसीलिए जो नेटवर्क सॉलिड्स होते हैं बेटा, उनका मेल्टिंग पॉइंट आयनिक और मॉलिक्यूलर सॉलिड दोनों से ज्यादा देखा जाता है। अब आप देखिए, आपके सामने कुछ नेटवर्क सॉलिड लिखे गए हैं, डायमंड, नॉर्माइड, कार्बोरेटम और सिलिका। इनके अंदर तो कोवेलेंट बॉन्ड है, लेकिन इनके इनके बीच में तो कोवेलेंट 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 वाला जायंट स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो इनको मेल्ट करवाना बहुत मुश्किल हो जाता है। डायमंड तो आप जानती है बहुत ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट ही है। सिलिका रेत होता है बेटा, मिट्टी। अगर ये आसानी से मेल्ट होता तो कोटा की भयंकर गर्मी में 50 डिग्री 52 डिग्री में कहीं ना कहीं ये मेल्ट हो जाता, और ये मेल्ट नहीं होता है ना। तो ये ध्यान रखिए, तो ये सब मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा, नेटवर्क सॉलिड्स का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा किससे, आयनिक से, और आयनिक का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा किससे, मॉलिक्यूलर सॉलिड से। पर अगर मान लीजिए आपको सिर्फ आयनिक आयनिक आयनिक, सिर्फ आयनिक 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 दे दिए जाए और उसमें पूछ ले कि किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा और किसका मेल्टिंग पॉइंट कम, तो आयनिक आयनिक कंपाउंड्स में कैसे कंपेयर करेंगे, उसके लिए हम लोग यहां पर डिस्कशन करने वाले हैं। अगर जो आयनिक आयनिक कंपाउंड्स दिए जाएंगे उसमें कोई ना कोई आपको क्या दिया जाएगा बेटा, कॉमन आयन। अगर कॉमन आयन ग्रुप 1 का केटायन हो, मतलब लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम में से कोई केटायन हो, या फिर फर्स्ट पीरियड और सेकेंड पीरियड का एनायन हो, ग्रुप 1 का केटायन हो या फर्स्ट और सेकेंड पीरियड का एनायन हो, ऐसे केस में आपको क्या लगाना होगा, लैटिस एनर्जी। इसको बोला जाएगा हकन ऑफ। क्या बोला जाएगा, हकन ऑफ। ठीक है, तो अगर कॉमन आयन ग्रुप 1 का केटायन हो या हकन ऑफ में से कोई एनायन हो, तो आपको क्या लगा देना है बेटा, लैटिस एनर्जी। अब सोचिए, अगर कोई लैटिस मजबूत है, लैटिस एनर्जी क्या बताता है, लैटिस की मजबूती को बता रहा है। अगर कोई लैटिस मजबूत है
तो उसको मेल्ट करना मुश्किल होगा, तो टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा। और अगर कॉमन आयन इनके अलावा कोई हुआ तो उस क्वेश्चन को आप लैटिस एनर्जी से सॉल्व ना करके पोलराइजेशन से सॉल्व करिएगा। अब बेटा एक बात समझना, इसको भूल जाइए, अब हम इसकी बात नहीं कर रहे, अब हम इसकी और इसकी बात कर रहे हैं। अब हम इसकी और इसकी बात कर रहे हैं। क्या इसके अंदर आयनिक बॉन्ड होता है? यस। क्या इसके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड होता है? यस। तो अब मैं आयनिक जब बोलूंगा तो मैं इसकी बात कर रहा हूं, और अब मैं जो कोवेलेंट बोलूंगा मैं उसकी बात कर रहा हूं। ध्यान सुनिएगा, अगर पोलराइजेशन से सॉल्व कर रहे हैं तो अगर पोलराइजेशन कम है तो कोवेलेंट कैरेक्टर कम है, और कोवेलेंट कैरेक्टर कम है तो आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है। और क्या आयनिक और कोवेलेंट में से आयनिक वालों का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा या नहीं होगा? होगा। तो जिसका आयनिक कैरेक्टर ज्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा, लेकिन आयनिक से भी ज्यादा किसका होता है बेटा? नेटवर्क सॉलिड्स का होता है। ये अपने को पता होगा। इसको नोट करिए, आगे डिस्कशन स्टार्ट करते हैं इसके एग्जांपल्स को।
चलिए बेटा ना, अब यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट के ऑर्डर्स के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। 8 एग्जांपल आपके सामने लिखे हुए, इनमें ट्राई कर लेते हैं ऑर्डर्स बनाने की। सबसे पहला वाला जो एग्जांपल आपके सामने आ रहा है बेटा, NaF MgF2 LF3। ठीक है, सबसे पहले आपको चेक कर लेना है कि क्या कोई नेटवर्क सॉलिड तो नहीं है इनमें से। तो इनमें कोई भी नेटवर्क सॉलिड डायमंड, नॉर्माइट, कार्बोनेटम, सिलिका नहीं है। अगर वो आता है तो आपको डायरेक्टली फिर ऑर्डर पता होना चाहिए कि उनका क्या होता है। अब आयनिक आयनिक में अगर हम लोग बात करें ना बेटा, तो आयनिक आयनिक में क्या कंडीशन बन रही थी, हमको सबसे पहले क्या ढूंढना होगा बेटा, कॉमन आयन ढूंढना होगा। आप देखिए इन सब में पहले वाले केस में कॉमन आयन कौन दिया बेटा, फ्लोराइड। क्या फ्लोराइड ग्रुप 1 और हकन ऑफ में से आ रहा है या नहीं आ रहा बेटा, आ रहा है। अगर ग्रुप 1 या हकन ऑफ में से आ रहा है तो आप किससे सॉल्व करेंगे बेटा, लैटिस एनर्जी से। पहले इनका लैटिस एनर्जी का ऑर्डर बनाएंगे। लैटिस एनर्जी का पहला फैक्टर क्या है बेटा, चार्ज। चार्ज बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगी, और एनर्जी बढ़ रही है, लैटिस एनर्जी बढ़ रही है, तो लैटिस एनर्जी जिसकी ज्यादा होगी उसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। मतलब जो ऑर्डर लैटिस एनर्जी का, वही ऑर्डर किसका आ जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट का भी आ जाएगा। सेकंड वाले केस पे चलते हैं। कॉमन आयन क्लोराइड दिया हुआ है। क्लोराइड ना तो ग्रुप 1 का कॉमन आयन है और ना ही हकन ऑफ में से आ रहा है। इसका मतलब इसके लिए आप क्या यूज करेंगे बेटा, पोलराइजेशन। चलिए पोलराइजेशन अगर आप यूज करेंगे तो पोलराइजेशन का फैक्टर भी, पहला फैक्टर क्या होता है, चार्ज। जब जब चार्ज बढ़ेगा पोलराइजेशन बढ़ेगा, और अगर पोलराइजेशन बढ़ रहा है तो मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा। तो जो पोलराइजेशन का ऑर्डर उसका ठीक उल्टा हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर। आइए CSF, CSCl, CSBr, CSI, कॉमन आयन कौन आ रहा है बेटा, सीजियम। क्या सीजियम ग्रुप 1 का केटायन है या नहीं है बेटा, है। आपको लगाना पड़ेगा लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी का ऑर्डर किस पे डिपेंड करेगा, चार्ज और रेडियस पे। चार्ज तो सेम है, जैसे जैसे रेडियस बढ़ रहा है एनर्जी कम होगी, बिकॉज E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R, फिजिक्स का फॉर्मूला याद करिए। रेडियस कम है, एनर्जी ज्यादा होगी, और जिसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी उसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। सेम ऑर्डर आएगा लैटिस एनर्जी और मेल्टिंग पॉइंट का। अब आइए यहाँ पर कॉमन आयन क्लोराइड है, पोलराइजेशन लगेगा। पोलराइजेशन लगेगा तो पोलराइजेशन का पहला फैक्टर क्या बेटा, चार्ज। क्या चार्ज सेम है, अलग अलग है, अलग है, अलग है। जब जब चार्ज बढ़ेगा पोलराइजेशन बढ़ेगा, मतलब इसका पोलराइजेशन तो बाकी दोनों से ज्यादा है। जिनका चार्ज सेम हो जाता है उसमें डीपीएस लगाते हैं, एक एस ब्लॉक का है, एक डी ब्लॉक का है। डी वाले का पोलराइजेशन ज्यादा होगा। अगर पोलराइजेशन का ऑर्डर ये है तो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर ठीक इसका उल्टा हो जाएगा, बिकॉज पोलराइजेशन एंड मेल्टिंग पॉइंट आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आइए अगले केस पे आते हैं। कॉमन आयन आपको क्या दिया बेटा, फ्लोराइड। फ्लोराइड हकन ऑफ में से आ रहा है, मतलब आप लैटिस एनर्जी सॉल्व करेंगे। लैटिस एनर्जी का ऑर्डर बनाए तो बेटा चार्ज सेम है, रेडियस बढ़ रहा है। रेडियस बढ़ रहा है तो एनर्जी कम हो जाएगी, मतलब एनर्जी का ये ऑर्डर है। जो ऑर्डर लैटिस एनर्जी का, वही ऑर्डर मेल्टिंग पॉइंट का हो जाएगा। अगले वाले केस में आइए, कॉमन आयन हकन ऑफ में से आ रहा है, लैटिस एनर्जी से सॉल्व होगा। चार्ज सेम है, साइज छोटा है तो एनर्जी ज्यादा होगी, साइज बड़ा है तो एनर्जी कम होगी, और जो ऑर्डर लैटिस एनर्जी का है वही ऑर्डर मेल्टिंग पॉइंट का भी आ जाएगा। आते हैं 6th 7th और 8th वाले केस में। ये दोनों एक्सेप्शन है, ये दोनों एक्सेप्शन है, तो इनका मैं ऑर्डर लिख दे रहा हूं। याद हो सके तो कर लेना, वरना कोई जरूरत नहीं है ना। यहाँ पेपर वेपर में आपको मिल जाएगा, रेस वेस पे एक आध इसमें शायद क्वेश्चन दे रखा है, इसलिए मैं बता दे रहा हूं, वरना इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। NaCl, KCl, RbCl, CSCl और सबसे कम LiCl। LiCl के पीछे जाने का रीजन आप ये भी बोल सकते हो कोवेलेंट है, तो इसलिए पीछे चला गया, ऐसा भी मान सकते हैं। और ऐसे यहां पर अगर हम लोग बात करें तो MgO, CaO, SRO, सॉरी उल्टा ऑर्डर बना रहा हूं। देखिए इसमें अगर मैं बात करूं तो वैसे आप समझ ले थोड़ा सा। ऑक्साइड की अगर बात करें तो इसमें क्या लगेगा, लैटिस एनर्जी लगेगा, हकन ऑफ में। तो लैटिस एनर्जी का ऑर्डर बनाइए तो ये ऑक्साइड ही था, लैटिस एनर्जी सॉल्व हुआ था, डाउन द ग्रुप जाने पर मेल्टिंग पॉइंट क्या होने चाहिए था, कम। तो वही ऑर्डर यहाँ पर भी है, MgO, CaO, SRO। बस यहाँ पर कौन आ जाएगा, BeO। वो जो बेरिलियम सबसे ज्यादा होना था वो सबसे पीछे ना आके सेकेंड लास्ट पे आ गया। और इसका कारण भी बोल सकते हो, कल बताया था आपको, सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड में BeO भी NCERT कोवेलेंट मान के चलता है, तो इसीलिए BeO मैक्सिमम पे ना होके पीछे आ जाता। तो आप अगर याद रख सकते हो तो याद रख लेना, वरना कोई इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्डर नहीं है तुम्हारा। ये लिख लिया सबने, कौन नहीं लिखा, किसने नहीं लिखा, बोलो सही।
चलो बेटा, है ना। अब ये थर्ड वाला जो एप्लीकेशन है इसके ऊपर बात कर लेते हैं। थर्ड एप्लीकेशन में आपके सामने लिखा हुआ बेटा कलर इंटेंसिटी। ध्यान सुनो, कलर इंटेंसिटी का मतलब हम लोग क्या बात कर रहे हैं, कलर के डार्कनेस के बारे में बात कर रहे हैं। कलर कितना डार्क होगा या कलर कितना लाइट होगा। आपके सामने एक फैक्टर लिखा हुआ है, कलर इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट कैरेक्टर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन। ध्यान सुनो, एक स्टेटमेंट जनरली बोला जाता है कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो जनरली कलरलेस होते हैं और जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं वो जनरली कलर्ड होते हैं। तो उसी से हम लोग इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कोवेलेंट कैरेक्टर होगा या जो कोवेलेंट कंपाउंड होंगे उनमें थोड़ा बहुत कलर होता है या उनकी कलर की इंटेंसिटी डार्कनेस ज्यादा होती है। और कोवेलेंट कैरेक्टर किससे पता चलेगा बेटा, पोलराइजेशन से। आपके सामने एक ही एग्जांपल है जो आपको पढ़ना है और इसको याद भी रखना है क्योंकि ये काम भी आएगा आगे। आगे जब वर्नर थ्योरी पढ़ते हैं तो आपको पता होगा AgCl के प्रेसिपिटेट के बारे में वहां पर बात होगी, तो ये काम आएगा आगे, है ना। और हमने क्यों आज होगा प्रभात की जब बात करी थी, तो आज का CBI इनसॉल्युबल था, मतलब ये प्रेसिपिटेट था, और आज का फ्लोराइड क्या था, सॉल्युबल था। वही वाली बात भी आ रही है। अब देखिए AgF, AgCl, AgBr, AgI, AgF जो है कलरलेस है। कलरलेस है मतलब सॉल्युबल है। इसका कौन सा प्रेसिपिटेट मिलता है, व्हाइट। इसका पेल येलो। पेल येलो का मतलब लाइट येलो और इसका डार्क येलो। आप देख सकते हैं इधर से इधर जाने पर ये कलरलेस है और ये डार्क कलर दिखा रहा है, मतलब कलर की इंटेंसिटी बढ़ रही है। और इसको अगर आप देखें तो पोलराइजेशन से आसानी समझ सकते हैं। लेफ्ट टू राइट जाने पर जितना बड़ा एनायन होगा उतना बढ़िया पोलराइजेशन होगा। जिसका पोलराइजेशन ज्यादा उसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा और उसकी कलर इंटेंसिटी भी ज्यादा। एक बात और समझ लें कलर के बारे में, वैसे तो फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे जब कॉम्बिनेशन केमिस्ट्री पढ़ते हैं तब कलर के बारे में पढ़ते हैं आप, लेकिन कलर के बारे में एक फैक्ट आपको हमेशा पता होना चाहिए, कंपाउंड कलर्ड होगा या कलरलेस होगा ये बताना तो हम लोग वहां सीखेंगे। जब D0 D10 है तो कलरलेस है, या D1 से D9 है तो कलर्ड, इस तरह की बात करेंगे। कलर्ड होगा या कलरलेस होगा ये बताना आसान है, लेकिन किस कंपाउंड का कलर क्या होगा ये आप कभी भी नहीं बता सकते अगर आपको उसका कलर पहले से ना पता हो। तो इस फैक्टर से आप सिर्फ इतना बता पाओगे, आपको अगर दो कंपाउंड दिए हैं और पूछा गया किसका कलर लाइट होगा किसका कलर डार्क होगा ये आप बता दोगे, लेकिन किसका कलर क्या होगा नहीं बता सकते आप। तो अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिया है कि एक कंपाउंड ए है एक कंपाउंड बी है और इसका कलर दे रखा, दो कलर दे रखे, मान लो एक कलर बोल रखा आपको येलो है और एक कलर बोल दिया आपको ब्लैक है, तो आप पोलराइजेशन की मदद से बता दोगे कि ब्लैक वो होगा जिसका पोलराइजेशन ज्यादा होगा। लेकिन कलर येलो और ब्लैक ये तो देने पड़ेंगे, उसको तभी बता पाओगे आप। या लाइट और डार्क आप बता सकते हो, लेकिन एग्जैक्टली कलर क्या होगा ये आप कभी भी नहीं बता पाएंगे जब तक आपको ऑलरेडी उन कंपाउंड्स के कलर ना पता हो, ना दिए गए हो, तो आप नहीं बता सकते। ठीक है, तो काम करें, इतना नोट कर लें। इसके आगे जो अगला एप्लीकेशन है वो है थर्मल डिकम्पोजिशन। वो कल ही स्टार्ट करेंगे क्योंकि 5 मिनट में उसका कुछ होना जाना है नहीं, तो कल स्टार्ट करेंगे। हीटिंग इफेक्ट है ना, कल की क्लास मिस ना करें ये बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा, क्योंकि हीटिंग इफेक्ट की जितने भी रिएक्शंस है, अब आपका मतलब केमिकल इक्वेशन वाला जो पार्ट है ना, रिएक्शंस वाला, वो स्टार्ट हो जाए कल से।